मूवी की शुरुआत में एक बच्चा बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है और ये देखते ही सामने वाली बिल्डिंग में बैठी एक ओल्ड लेडी पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके बाद हम एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर कुछ खून के छींटे देख पाती हैं। इसके बाद मूवी थोड़े समय आगे बढ़ती है और अब हम एक इंश्योरेंस एजेंट विंग को देख पाते हैं, जो कि क्लेम एडजस्टर स्टीफन से अपने एक क्लाइंट के इंश्योरेंस को अप्रूव कराने की बात कर रहा होता है। क्लेम एडजस्टर उन्हें कहते हैं जो क्लाइंट के इंश्योरेंस को इन्वेस्टिगेट करती हैं और ये पता लगाते हैं कि उन्हें पैसे मिलने चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी विंग को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर चला जाता है। यहाँ पर यांग अपने इंश्योरेंस को अप्रूव कराने के लिए लड़ रहा था। विंग यांग और यांग के बॉस मियामोटो को एक कमरे में लेकर जाता है और बताता है कि जिसके नाम पर ये इंश्योरेंस लिया गया था उसने पॉलिसी बनवाते टाइम ये नहीं बताया था कि वो हीरोइन सब्स्टिट्यूट ले रहा है, जिस कारण से इंश्योरेंस अप्रूव नहीं हो पाया है। ये सुनते ही यांग विंग का कॉलर पकड़ लेता है और टोंग, जो कि विंग के साथ काम करता है, वो इन दोनों को छुड़वाने की कोशिश करता है। विंग यांग और मियामोटो को बताता है कि वो दोनों बस ब्रोकर हैं और अगर आपको ये क्लेम अप्रूव्ड कराना है तो आपको क्लेम एडजस्टर या फिर मैनेजर से बात करनी होगी। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यांग और मियामोटो वहां से चले जाते हैं, लेकिन इनके बीच की बातों को स्टीफन सुन लेता है और विंग से इंग्लिश की एक लाइन कहता है, जिसका सिंपल मीनिंग होता है कि बुरे काम शुरुआत में अच्छे ही लगते हैं। लेकिन विंग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अब शाम के टाइम विंग को ऑफिस में एक कॉल आता है। ये कॉल टाक नाम के एक बंदे ने किया था। टाक विंग से विंग के एक क्लाइंट लियोन के बारे में पूछता है कि लियोन को उनके इंश्योरेंस के पैसे कब मिलेंगे। एक्चुअली लियोन के बच्चे ने सुसाइड कर लिया था और लियोन ने अपने बच्चे के नाम पर इंश्योरेंस ले रखा था। यहाँ विंग टाक को बताता है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा वैसे ही लियोन को पैसे मिल जाएंगे, जिसके बाद टाक कॉल काट देता है और हम टाक के बच्चे काफू को देख पाते हैं, जो कि वायर से खेल रहा था। और अब सीन आता है विंग की गर्लफ्रेंड कैथी पर, जो कि अपने साइकोलॉजी प्रोफेसर जोई से बात कर रही थी। तभी इधर विंग कैथी को लेने आ जाता है। कैथी का एक डेली रूटीन था कि वो रोज सड़क में घूमने वाली बिल्लियों को खाना देने जाया करती थी। यहाँ पर भी कैथी अपने ऑफिस से जाते टाइम विंग के साथ बिल्लियों को खाना देती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम विंग को उसके बॉस के सामने देख पाते हैं, जो कि विंग को उनके एक क्लाइंट टाक के घर जाने को कहता है, क्योंकि टाक इंश्योरेंस को लेकर कुछ बात करना चाहता था। तो विंग टाक के घर कल मॉर्निंग में जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद रात को विंग अपने घर वापस जाता है। यहाँ घर के अंदर विंग को किसी के होने का एहसास होता है और जैसे ही विंग डब्बों के पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये कैथी है। कैथी विंग के लिए एक तोहफा लाई थी। ये एक घोस्ट मेंटिस था। एक्चुअली विंग को इंसेक्ट पालने का शौक होता है और विंग ने बहुत सारे बग अपने घर में पाल रखे थे। इसके बाद सीन आधी रात को शिफ्ट होता है और विंग उठकर अपने सोफे पर बैठ जाता है। कैथी भी विंग के पास आती है और टेबल पर एक इंसेक्ट से रिलेटेड बुक देखती है। एक्चुअली ये बुक विंग के बड़े भाई की थी और उसे इंसेक्ट बहुत पसंद थी, लेकिन बचपन में विंग के बड़े भाई ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था। अब ऐसा क्यों था ये आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा। यहाँ पर कैथी विंग को इमोशनल सपोर्ट देती है, जिसके बाद ये सीन इधर ही कट हो जाता है और अब मॉर्निंग में विंग टाक के घर पर जाता है। टाक का घर बहुत ही सुनसान जगह पर था। यहाँ पर विंग गेट के बाहर आवाज लगा रहा था कि तभी टाक बाहर से अपनी गाड़ी लेकर आता है और गेट खोलता है और विंग को अपने घर तक ले चलता है। रास्ते में विंग टाक के बेटे के इंश्योरेंस को लेकर बातें करता है, लेकिन टाक विंग की बातों का रिस्पांस नहीं देता और उसे अपने घर के अंदर ले चलता है। यहाँ पर जब विंग डॉक्यूमेंट निकालने लगता है तभी टाक अपने बेटे काफू का नाम जोर जोर से लेने लगता है और जानबूझकर विंग को काफू के रूम में जाने को कहता है। विंग जैसे ही काफू के रूम में घुसकर लाइट ऑन करता है वैसे ही वो डर जाता है, क्योंकि काफू ने खुद को फैन से लटकाकर सुसाइड कर लिया था। लेकिन टाक अपने बेटे की लाश को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं था और वो बस नीचे देखते हुए काफू का नाम चिल्लाने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। हम विंग को एम्बुलेंस में देख पाते हैं, जो कि बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था। विंग एम्बुलेंस में बैठकर टाक की वाइफ को देखता है, जो कि अपने बेटे की मौत पर बहुत रो रही थी, लेकिन टाक के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जिसे देखकर विंग वहां बैठे ऑफिसर चैंग को बताता है कि टाक में कुछ गड़बड़ है, लेकिन चैंग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग ऑफिस में बैठकर टाक के बेटे के इंश्योरेंस के बारे में डिटेल पढ़ रहा होता है, तभी टोंग बताता है कि टाक ने अपने बेटे और अपनी वाइफ शम के लिए एक मोटा इंश्योरेंस ले रखा है और शायद ये सुसाइड नहीं है और टाक बस बहुत सालों से इसी का वेट कर रहा था। साथ ही में टाक काफू का स्टेप फादर भी था कि तभी टाक विंग के ऑफिस में आकर पैसों के बारे में पूछने लगता है। विंग टाक को ये कहकर भेज देता है कि जब तक पुलिस ये कंफर्म ना कर दे कि ये सुसाइड है तब तक हम पैसे नहीं दे सकते। इसके बाद सीन नाइट में शिफ्ट होता है। विंग देखता है कि एक बड़ा सा कीड़ा कैथी को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी विंग की आंख खुलती है। इसका मतलब विंग सपना देख रहा था। इसके बाद हम विंग को पुलिस स्टेशन के बाहर देख पाते हैं, जो कि ऑफिसर चैंग से काफू के बारे में पूछता है तो वो ऑफिसर बताता है कि ये एक सुसाइड था, लेकिन विंग इधर टाक के बिहेवियर के बारे में बताता है तो चैंग विंग को इस केस में ज्यादा न घुसने को कहकर चला जाता है। जिसके बाद सीन टाक पर आता है, जो कि काफू के लिए अगरबत्ती जलाकर अपने ग्लव्स पहनने लगता है। हम इधर नोटिस कर पाते हैं कि टाक की एक उंगली कटी हुई है। इसके बाद सीन दोबारा से विंग पर आता है, जो कि एक पुरानी इंश्योरेंस ऑफिसर चैंग से मिलने आता है। एक्चुअली चैंग ने ही टाक की फैमिली का इंश्योरेंस किया था। यहाँ पर चैन बताती है कि टाक और टाक की वाइफ शुन बचपन में एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे और चान भी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। और कुछ साल पहले जब मैं अपने 3 दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी, तभी मैंने शम को देखा। ये मेरे लिए एक इत्तेफाक था, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में बिना बुकिंग किए लोग आ नहीं सकते। हम फ्लैशबैक से देख पाते हैं कि शम एक लंगड़ी लेडी है जिसकी एक आंख नहीं होती। चान शम को देखते ही पहचान जाती है और शम से उसके फैमिली के बारे में पूछती है। शम बताती है कि उसका एक बेटा है और उसकी शादी टाक से हो गई है। शम ये भी बताती है कि डॉक्टर का कहना है कि शम को दूसरी आंख से भी दिखना बंद हो जाएगा और इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत चिंता में है। पहले तो चान को यकीन नहीं होता कि शम ने टाक से शादी की है, क्योंकि टाक एक स्टॉकर था और हमेशा शम का पीछा करा करता था। शम की ये हालत देखकर चान शम को इंश्योरेंस लेने का एडवाइस देती है। प्रेजेंट में चान कहती है कि शम वाकई एक अंधी औरत थी, क्योंकि उसने टाक से शादी की। इसके बाद हम विंग को एक्सीलेटर से जाता देख पाते हैं कि तभी वहाँ पर टाक एकदम से आ जाता है और पैसों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन विंग जैसे तैसे करके अपने ऑफिस रूम में घुस जाता है और गेट बंद कर देता है। लेकिन टाक बहुत अजीब तरह से टोंग को घूरने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात के टाइम निकलते समय विंग टाक से बचकर छिपते हुए जाने लगता है। तभी विंग टाक को एक बिल्डिंग में जाता देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। अचानक से टाक गायब हो जाता है। विंग उसे इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टाक विंग को कैमरास की मदद से देख रहा था। अब सीन रात में शिफ्ट होता है और विंग को आधी रात को एक अनजान कॉल आता है, लेकिन विंग के बहुत बार हेलो कहने पर भी सामने से कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग विंग टाक जिस स्कूल में पढ़ा करता था वहाँ की टीचर से जाकर टाक के बारे में पूछता है। टीचर बताती है कि टाक बहुत ही कम बोलने वाला बच्चा था। एक बार उसके ऊपर स्कूल के जानवरों को मारने का इल्जाम भी लगा था, क्योंकि लास्ट टाइम टाक को ही उन जानवरों के साथ देखा गया था। लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि जानवरों की मौत का कारण टाक नहीं है और वो निर्दोष है। पर हैरानी की बात यह है कि टाक ने अपने ऊपर लगे इस इल्जाम को हटाने के लिए कोई सफाई भी नहीं दी थी और उसने इल्जाम को कबूल भी कर लिया था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जिस लड़की ने टाक को जानवरों को मारने के लिए थप्पड़ मारा था, उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। सबको लगा कि टाक ने ही उस लड़की को मारा है, लेकिन शम जो कि टाक के साथ पढ़ती थी, उसने ये गवाही दी कि उस टाइम पर टाक उसी के साथ था और उसने कुछ नहीं किया। शायद इसी कारण से टाक हमेशा शम का पीछा करता था, क्योंकि शम ने टाक की मदद की थी। ये सब सुनने के बाद विंग अपने ऑफिस में जाकर टाक के बारे में सोचने लगता है। तभी विंग के ऑफिस में टाक अपनी वाइफ शम के साथ इंश्योरेंस के पैसे लेने आ जाता है। विंग बताता है कि इस प्रोसेस में कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं कि तभी शम कहती है कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, यहाँ तक कि वो अपने बेटे को भी पैसों की तंगी के कारण जला नहीं पाए हैं। तो विंग कहता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकती कि तभी टाक अपने हाथों को दांतों से काट लेता है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। टाक को देखकर सब पैनिक हो जाती हैं, लेकिन शम इसे देखकर ज्यादा नहीं डरती। शम के बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टाक को ऐसा करता रोज देखती है, जिसके बाद वो टाक को वहाँ से लेकर चली जाती है।
इसके बाद विंग टाक के बारे में प्रोफेसर जोई और कैथी को बताता है। जोई का कहना था कि कोई भी क्रिमिनल या पागल स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता, लेकिन बचपन में घटी घटनाओं के कारण उनकी मानसिक दशा ऐसी हो जाती है, लेकिन इसे ठीक भी किया जा सकता है। पर कुछ ऐसे भी क्रिमिनल्स होती हैं जो कि गलत कामों को अच्छा सोचकर करती हैं और उनका कुछ नहीं किया जा सकता। इन जैसों को पनिश करना ही एक अच्छा तरीका है और टाक को गुनहगार साबित करने के लिए बस हमें सबूत चाहिए। जिसके बाद विंग टाक के ऑफिस जाता है और वहाँ के वर्कर से टाक के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। हालांकि विंग को ये सब करने का कोई फायदा नहीं होता। फिर आधी रात को विंग को दोबारा से कॉल आता है, पर इस बार विंग फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाने लगता है, जिसे कैथी भी देख लेती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग अपने ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि जोई विंग के ऑफिस में टाक को चिल्ला चिल्ला कर मर्डर कह रहा था। टाक यहाँ जोई पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही नीचे गिर जाता है और विंग चुपके से जोई को ऊपर ले जाकर कहता है कि आपने मेरे क्लाइंट को डायरेक्ट कन्फ्रंट क्यों किया। तो जोई कहता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता है। विंग और जोई को बात करता हुआ टाक देख लेता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में रात को शम एक कसीनो के मालिक से बात कर रही होती है। एक्चुअली शम एक जुआरी है और उस पर कसीनो का बहुत सारा कर्जा होता है। यहाँ पर तभी टाक आ जाता है। शम उसे पैसों के बारे में पूछती है, लेकिन टाक कुछ नहीं कहता, जिसे देख शम टाक को पीटने लगती है और हम इधर शम का एक अलग रूप देख पाते हैं। हमें इधर ये भी पता चलता है कि शम ने ही टाक की वो उंगली काटी थी। कसीनो का मालिक ये देखकर शम को कुछ और दिनों की मोहलत दे देता है। इसके बाद अगले दिन ये दोनों वापस से इंश्योरेंस ऑफिस जाते हैं। विंग कहता है कि अभी इंश्योरेंस मिलने में टाइम है, लेकिन तभी टोंग आकर कहता है कि टाक का क्लेम अप्रूव्ड हो गया है। इसे सुनते ही विंग अपने मैनेजर से इस बारे में पूछने जाता है, तो मैनेजर कहता है कि वैसे भी पुलिस ने इसे सुसाइड करार कर दिया है, इसलिए तुम ज्यादा मत उड़ो और बस पॉलिसी बेचने का काम करो। जिसके बाद बाहर जाकर विंग अकेले में शम को टाक से सावधान रहने को कहता है और ये भी बताता है कि शायद टाक का अगला शिकार अब शम है। तभी टाक पेपर्स पर साइन करके बाहर आ जाता है और विंग को ये कहकर चला जाता है कि तुमने मेरी जान बचा ली। हम देख पाते हैं कि बाहर निकलते ही शम लंगड़ाना बंद कर देती है। इसका मतलब शम लंगड़ी नहीं है, वो बस अंधी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में विंग कैथी के साथ इस बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन कैथी कहती है कि अगर तुम कुछ करने की कोशिश करोगे तो शायद तुम्हें जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि टाक ही मर्डरर है, क्या पता शम मर्डरर हो। तो विंग कहता है कि शम एक अपाहिज लेडी है जो ढंग से देख भी नहीं सकती और वो अपने बच्चे को ही क्यों मारेगी। तो इस बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। अब रात के टाइम जब विंग अपने घर में कॉल का इंतजार कर रहा था, तभी शम को विंग की बिल्डिंग के अंदर चुपके से घुसता हुआ हम देख पाती हैं, जो कि मेल बॉक्स से विंग के रूम का नंबर पता कर लेती है। वहीं विंग अपने घर के गेट के बाहर एक परछाई देखता है और चाकू उठा लेता है, लेकिन ये परछाई वहीं के ओल्ड मैन की होती है जो कि पैम्पलेट्स लगा रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग को मेल बॉक्स में प्रोफेसर द्वारा भेजा गया एक बुक मिलता है, जिसमें प्रोफेसर ने रेड पेन से बस पेजेस को खराब कर रखा था। और तभी विंग अपने गेट के लॉक को देखता है, जो कि आसानी से तोड़ा जा सकता था, इसलिए विंग एक कैमरा ऑर्डर करता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि प्रोफेसर शम के घर जाता है और उसे टाक से सावधान रहने को कहता है। शम यहाँ प्रोफेसर को कुछ खाने को देती है, लेकिन प्रोफेसर इसे नहीं खाता क्योंकि उसे खाने से और शम के घर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। शम एकदम से प्लास्टिक की पन्नी लेकर प्रोफेसर को दम घोटकर मारने की कोशिश करती है और टाक को प्रोफेसर का हाथ पैर पकड़ने को कहती है। ऑक्सीजन की कमी से प्रोफेसर बेहोश हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जब प्रोफेसर को होश आता है तो वो देखता है कि उसे चेयर से बांध दिया गया है। यहाँ पर शम टाक को एक पोएम सुनाते सुनाते प्रोफेसर को मारने को कहती है। प्रोफेसर बताता है कि इसे कंट्रोलिंग पर्सनालिटी कहती हैं और तुम्हारे अंदर क्रिमिनल पर्सनालिटी भी है। यानी मरते टाइम भी प्रोफेसर साइकोलॉजी के बारे में ज्ञान दे रहा होता है। जिसके बाद हम बस बाहर से प्रोफेसर के चीखने की आवाज सुन पाती हैं। इसके बाद सीन सीधा विंग पर आता है, जो कि स्टीफन की बेटी एरिना के प्ले स्कूल से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही स्टीफन एरिना के साथ बाहर आता है, विंग उन दोनों को अप्रोच करता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम स्टीफन और विंग को एक साथ बातें करता देख पाती हैं। यहाँ पर विंग को टाक मर्डरर लग रहा था, इसलिए वो इस केस को दोबारा से रीओपन करवाना चाहता था और इसमें वो स्टीफन की मदद मांगता है। लेकिन स्टीफन उसे कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। लेकिन विंग को इसका गम नहीं होता, क्योंकि टाक ने इंश्योरेंस लेने के लिए विंग को अपने विटनेस की तरह इस्तेमाल किया था। ऐसा बताकर विंग अपने बड़े भाई की कहानी बताने लगता है और यहाँ मूवी जाती
आती है फ्लैशबैक में। हम देख पाते हैं कि विंग के भाई को उसके क्लासमेट परेशान कर रहे थे और वहाँ पर विंग भी था, लेकिन वो अपने भाई को अकेला छोड़कर वहाँ से भागकर आ गया था और डिप्रेशन में आकर उसके बड़े भाई ने सुसाइड कर लिया। प्रेजेंट में विंग को अपने भाई के लिए बहुत बुरा लगता है और वो टाक के पीछे इसलिए पड़ा था ताकि जो लोग बच्चों को अब्यूज करती हैं उन्हें सजा मिल सके। विंग की बात सुनकर स्टीफन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन कैथी पर आता है जो कि कैट्स को खाना देने जा रही थी, लेकिन इस जगह पर पहले से ही शम मौजूद थी। शम कैथी से एज ए स्ट्रेंजर बिल्लियों को लेकर बातचीत करती है और आसपास कोई वॉशरूम है या नहीं इस बारे में पूछती है। कैथी बताती है कि उसके ऑफिस के पास ही एक वॉशरूम है और अब कैथी और शम एक साथ उस जगह चले जाती हैं। इसके बाद सीन रात के टाइम पर शिफ्ट होता है और विंग ऑफिस से आते टाइम अपने घर के गेट के बाहर एक पार्सल देखता है और वो जैसे ही इसे खोलता है इसमें उसे बिल्ली का कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देखते ही विंग पुलिस को कॉल करता है। विंग पुलिस को उन कॉल्स और टाक के बारे में भी बताता है। विंग को लग रहा था कि ये सब टाक उसे परेशान करने के लिए कर रहा है और विंग अब तक टाक को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, लेकिन पुलिस इस मामले को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और विंग को पागल समझकर चले जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शम को देख पाते हैं जो कि जुआ खेलते खेलते अपने बेटे के इंश्योरेंस के सारे पैसे हार जाती है। इसके बाद हम स्टीफन और विंग को देख पाते हैं। स्टीफन विंग को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और बताता है कि जिस दिन काफू का सुसाइड हुआ था उस टाइम पर टाक अपने ऑफिस में था और इसका विटनेस वहीं का एक एम्प्लॉय है। तो विंग कहता है कि वो एम्प्लॉय झूठ भी तो बोल सकता है ना। तो स्टीफन कहता है कि एक क्रिमिनल अपने क्राइम को दोबारा दोहराता है, तुम्हें बस इंतजार करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम विंग को यांग और मियामोटो के सामने देख पाती हैं। यहाँ पर विंग पहले की तरह इन दोनों से प्यार से बात नहीं करता और उन्हें साफ साफ इंश्योरेंस देने से मना कर देता है, जिसे सुन मियामोटो उस पर वाइन फेंक देता है कि तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और विंग को पुलिस स्टेशन लेकर चले जाती हैं। पुलिस स्टेशन में विंग को एक लाश की पहचान करने के लिए बुलाया गया था क्योंकि इस लाश के पर्स में विंग का कार्ड था। इस लाश के फेस और हाथों को पूरी तरह से जला दिया गया था, जिस कारण से पहचान पाना मुश्किल हो गया था। पुलिस ऑफिसर का कहना था कि इस बॉडी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा गया है। विंग जब उस बॉडी के गोल्डन टीथ को देखता है तो वो ऑफिसर को बताता है कि ये बॉडी ऑफिसर जोई की है, यानी शम ने जोई को बहुत बुरी तरह से मारा था। इसके बाद मूवी मॉर्निंग में शिफ्ट होती है और हम विंग को सोफे पे सोता हुआ देख पाती हैं। विंग को अपनी माँ का सपना आता है जिसमें वो विंग को रोते रोते डांट रही थी क्योंकि उस दिन विंग अपने भाई को अकेला छोड़कर आ गया था और उसके भाई ने सुसाइड कर लिया था। विंग अपनी मॉम को हक करता है, लेकिन तभी विंग की मॉम शम में बदल जाती है और तभी विंग को होश आ जाता है और उसके दिमाग में टाक की कही गई सारी बात रिपीट होने लगती है कि तभी विंग को शम की स्कूल टीचर का कॉल आता है। जिसके बाद विंग सीधा कैथी के पास जाकर एक पोएम पढ़कर सुनाता है जो कि बचपन में शम ने लिखी थी और ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग पोएम थी। इस पोएम को सुनकर कैथी बताती है कि शम को बचपन में बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया होगा और इसी कारण से शम की मानसिक स्थिति खराब हो गई और उसके दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ा। यहाँ पर विंग कैथी को ये भी बताता है कि जब टाक ने छत से एक बच्ची को नीचे फेंक दिया था तब शम ने ही टाक के बेगुनाह होने की गवाही दी थी। इसे सुनते ही कैथी सब कुछ समझ जाती है और बताती है कि शम ने बचपन में टाक की झूठी गवाही देकर उसे अपना स्लेव बना लिया होगा और तुम्हारी बातों से मुझे ये पता चला कि टाक का दिमाग बचपन से ही खराब था क्योंकि उसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी बचपन में कभी कुछ नहीं बोला और सारे इल्जाम झेलता चला गया। लेकिन जब शम ने उसके लिए गवाही दी तो टाक ने अपने आप ही खुद को शम का गुलाम समझ लिया और इसी का फायदा शम अभी तक उठा रही है और इंश्योरेंस के लिए शम ने ही अपने बच्चे को मारा था। ये सुनते ही विंग अपने ऑफिस जाकर ये बात सबको बताता है, पर विंग का बॉस कहता है कि उन्हें ये बात पहले से ही पता थी क्योंकि टाक तो अच्छे से लिख भी नहीं सकता, वो किसी को क्या मारेगा। तभी विंग को हॉस्पिटल से इंश्योरेंस के लिए शम का कॉल आता है। हॉस्पिटल में विंग देखता है कि टाक के दोनों हाथ की उंगलियां पूरी तरह से टूट गई थी और वो दर्द से रो रहा था। शम बताती है कि टाक अपना काम कर रहा था कि तभी ऊपर से कुछ भारी सामान टाक के हाथ में गिर गया और दोनों हाथ की उंगलियां पूरी तरह से टूट गईं। लेकिन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शम ने जुए में हारने के बाद गुस्से से टाक के दोनों हाथ की उंगलियों पर हथौड़ा मारकर तोड़ दिया क्योंकि ऐसा करने से ही उसे टाक के इंश्योरेंस के पैसे मिल सकेंगे और वो हारे गए पैसे चुका सकेगी। लेकिन विंग जो कि अब शम के सारे चालों के बारे में जान चुका था इसलिए वो इंश्योरेंस के फॉर्म को उसी के सामने फाड़ देता है।
तभी वहाँ पर स्टीफन भी आकर बताता है कि काफू का भी इंश्योरेंस रद्द कर दिया गया है, साथ ही में जो पैसे तुम्हें मिले हैं वो तुम्हें वापस चुकाने पड़ेंगे और अगर तुम चाहो तो हम पर केस भी कर सकती हो, लेकिन जब तक केस की सुनवाई होगी तब तक कसिनो के लोग तुम दोनों को मार चुके होंगे। यहाँ पर शम को बहुत गुस्सा आता है और तभी वो स्टीफन की बेटी की फोटो को नोटिस करती है। इसका मतलब शायद अब वो स्टीफन की बेटी को अगवा करने वाली है। इसके बाद विंग रात को कैथी को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देती, इसलिए विंग उसके घर के लिए निकल जाता है। विंग के निकलते ही वहाँ शम चुपके से आकर विंग के घर में छानबीन करने लगती है, लेकिन तभी विंग वापस अपने रूम की तरफ आने लगता है और वो डोर मैट पर किसी और के पैर की छाप देखता है, जिससे विंग समझ जाता है कि उसके घर में अभी कोई घुसा है। और जब विंग कैमरा से चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर में शम है। शम को देखते ही विंग पुलिस को कॉल करके बताता है कि उसके घर में एक किलर है और उसके घर की दूसरी चाबी सिर्फ कैथी के पास थी। इसका मतलब शम ने कैथी को किडनैप कर लिया है। तभी शम बालकनी से विंग को देख लेती है और उसके पीछे भागती है। विंग भी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए शम के घर की तरफ निकल पड़ता है और वहाँ पहुंचकर कैथी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर शम आ जाती है और विंग के आंखों पर लेजर डालकर उसे कुछ समय के लिए अंधा कर देती है। विंग अपने बचाव के लिए एक बियर की बोतल उठा लेता है। विंग के अंधेपन का फायदा उठाते हुए शम कैथी को चेयर पर बांधकर विंग की तरफ फेंक देती है और यहाँ पर विंग उस कांच की बोतल को कैथी के सर पर दे मारता है, जिसे कैथी के सर से बहुत सारा खून बहने लगता है। विंग को समझ आ जाता है कि ये कैथी थी और वो रोने लगता है। शम विंग को कैथी से दूर करते हुए उसे वापस से विंग की तरफ फेंकती है, लेकिन विंग इस बार कैथी को पकड़ लेता है और उसे माफी मांगते हुए उसे वापस से शम की तरफ फेंक देता है, जिससे शम गिर जाती है। इधर विंग शम के ऊपर वो लेजर लाइट डाल देता है जिसे शम ने विंग पर डाला था। लाइट पड़ते ही शम दूसरी आंख से भी अंधी हो जाती है, लेकिन तभी शम अपनी आंख में उस कांच की बोतल को डाल लेती है ताकि वो देख सके। ऐसा करने से शम की आंखों से खून बहने लगता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। जिसके बाद विंग शम का गला दबाने लगता है ताकि शम मर जाए, लेकिन यहाँ कैथी को होश आ जाता है और वो विंग को ऐसा करने से मना करती है। तो विंग कैथी के पास जाने लगता है, पर शम विंग को उकसाने लगती है, जिस कारण से विंग एक चाकू उठाकर शम को मारने जाता है, लेकिन फिर से कैथी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, जिसे सुनते ही विंग रुक जाता है। लेकिन शम विंग का हाथ पकड़कर खुद को ही चाकू से मार डालती है और यहाँ विंग के हाथों शम मारी जाती है। इसके बाद मूवी थोड़ी टाइम आगे बढ़ती है और विंग एक ब्रिज से गुजरते हुए टाक को देखता है। टाक यहाँ पर विंग का बहुत शुक्रिया अदा करता है, लेकिन अब विंग को टाक से नफरत हो चुकी थी और वो टाक को डांटते हुए जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में मेन किलर शम थी, जिसने इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपने बेटे को मार डाला था। शम को बचपन में उसके माता पिता ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था, इसलिए उसकी मानसिक दशा ऐसी हो गई थी। साथ ही में वो स्टार्टिंग से टाक का इस्तेमाल करती आ रही थी ताकि वो खुद को इनोसेंट दिखा सके, लेकिन असल में इन सब के पीछे मास्टरमाइंड शमी थी और विंग चाहता तो वो इन दोनों को इंश्योरेंस दे सकता था, लेकिन वो टाक के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसे अपने भाई के मरने का गिल्ट था और उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं टाक ने अपने बेटे को जबरदस्ती टॉर्चर करके ही मारा है, इसलिए वो काफू को जस्टिस दिलवाना चाहता था। मूवी में चाइल्ड अब्यूज के टॉपिक को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। इस मूवी का नाम था लीगली डिक्लेयर्ड डेड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।